अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। पाकिस्तानी सियासत और सियासतदान हर गुजरते दिन के साथ पहले से भी ज्यादा तकसीम का शिकार दिखाई दे रहा है। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुश्किलात से दो चार थी और अब 2024 के इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ बज़ाहिर वैसी ही सूरत हाल का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके नतीजे में साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला उससे वापस ले लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया और अब इसके उम्मीदवारों को दीगर इंतखाबी निशानात पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा लेना होगा। इसका सादा सा मतलब यह है कि पीटीआई की 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात बतौर जमात की शनाख्त खत्म हो गई है और अब इसके वोटर्स को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट देने के लिए बैलेट पेपर पर काफ़ी सोच समझ कर मुहर लगाना पड़ेगी, क्योंकि हर हल्के में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ हैं। इस फैसले के बाद बज़ाहिर लगता यही है कि पीटीआई अमली तौर पर इंतखाबात से बाहर हो गई है और अब इसको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी जमात मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी और पीटीआई के बल्ले के निशान से महरूमी का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर इसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हो भी गए तो वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी फ़ायदे या दबाव के तहत किसी और जमात में भी जा सकते हैं, क्योंकि पीटीआई को अब अपना कानूनी तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए एक तवील जंग लड़ना पड़ेगी। पीटीआई लाख मुश्किलात का शिकार सही, लेकिन इसके बावजूद उस जमात के रहनुमाओं ने हर सूरत इलेक्शंस लड़ने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ हमेशा से दावा करती रही है कि उनके पास सियासी गेम का प्लान भी मौजूद है। बल्ले के निशान के दौरान ही उन्होंने अपना प्लान बी भी आजमाया और अपने रहनुमाओं को बल्लेबाज के निशान पर टिकट जमा कराने की हिदायत की, लेकिन ये प्लान बी उस वक्त फ्लॉप हो गया जब तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकटों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इस तरह तहरीक इंसाफ का प्लान ए और प्लान बी दोनों नाकाम हो गए। इसी वजह से मायूसी का शिकार पीटीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त भी वापस ले लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज में तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस लेते हुए अदालत से कहा कि जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद कर, हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनसे पूछा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए। हम आपके पास साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, लेकिन आपके फैसले से हमसे 230 नशस्तें छीन ली गई। किसी को ग्लास, किसी को डोंगा, किसी को बैंगन का निशान दे दिया गया है। हमारा शिराजा बिखेर दिया गया। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कहता था कि दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक कराना है। इलेक्शंस का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरखास्त पर 12 रोज में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, लेकिन नहीं कराए गए। आपको किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरखास्त ले आएँ। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारे सामने इलेक्शंस का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सकते थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल कराते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है? वकील तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। रिमार्क्स दिए कि दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। समाअत के बाद वकला से गुफ्तगू करते हुए भी लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट पर सख्त तनकीद की और चीफ जस्टिस को वाज़ेह कर दिया कि हमें आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे उस सिंबल को आपने खत्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आजाद मुतसबर करते हुए किसी को मोहर दे दिया, किसी को डब दे दी। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर और ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के खिलाफ आने पर अदम एतमाद कर दिया, लेकिन इस फैसले पर आज मरियम नवाज ने खूब तनकीद की और बताया कि सहूलतकार रहे हैं और ना ही सहूलतकारी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इनको इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया है। मरियम नवाज ओकाड़ा जलसे से खिताब करते हुए क्या कह रही थी, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं।
इनको कहना चाहती हूं कि अपने वकीलों को समझाओ, तैयारी करके अदालत जाया करें, क्योंकि अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं है। फैसले या आवाम की अदालत करेगी या कानून करेगा। अब मदर इन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की राय भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है इससे। जब से वो चीफ जस्टिस बना, ही इज बीन वेरी क्लियर कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। अगर जस्टिस फायज ईसा एक सियासी फैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक आपने दरख्वास्त वापस ले ली, आपको नहीं लगता कि इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख के आप बेहतर तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल कर सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खोसा साहब ने जो वहाँ पे जिन बुनियाद के ऊपर और जो बातें वहाँ पे हुई हैं, उसके बाद उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इसकी दरख्वास्त को वापस ले लिया जाए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जज का एटीट्यूड जो है ना, एक मैक्सिम है इक्विटी का, और जो एक प्रिजम्पशन कानून में कही जाती है कि जस्टिस इज ब्लाइंड। इसका मतलब यह नहीं है कि जज ब्लाइंड हो, इसका मतलब यह है कि वो उसके सामने बड़ा छोटा जो है उसकी तमीज़ ना करे, वो ताकतवर और कमज़ोर की तमीज़ ना करे। लेकिन यहाँ पे तो एक बिल्कुल एक आपने देखा कि ये बल्ले के निशान के वो जो पिटीशन चल रही थी और कल जो फैसला आया परसों, वो ऐसे है कि जैसे एक ट्रैफिक लॉ की वायलेशन की हो किसी आदमी ने और उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाए। ये सब्सटेंशियल जस्टिस को तो बिल्कुल बाला ताक रख दिया गया है। करोड़ों आदमियों के राय को, उनके फंडामेंटल राइट्स को। अहमद साहब, आप बड़े सीजन्ड और सीनियर लॉयर हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जिस तरह एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर और फिर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, इज इट जस्टिफाइड? जी, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जो जिस तरीके से ये सिचुएशन है, देखिए, पहली बात तो यह है कि उनको मॉरली जब इससे पहले जब जस्टिस गुलजार साहब थे यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, और काजी फायज ईसा साहब को किसी केस में जिसमें इमरान खान के मुतालिक कोई मैटर था तो वो नहीं बिठाने देते थे, उनके सामने वो केस नहीं रखा जाता था, इसलिए कि वो रेफरेंस के हवाले से कि वो एक प्रेजुडिस माइंड से एक आदमी जो है फ्री विल अपनी फ्री जो है वो एक्सरसाइज नहीं। बट अहमद, वैसा फैसला आने से पहले तक तो आपके लॉयर्स जस्टिस काजी फायज ईसा पे भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे थे कि अदालत पर एतमाद है। सर, जब हमारे पास तो क्या चॉइस है, हमने तो एतमाद का हर जज के ऊपर हम तो एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल सामने आती है, एक जज के ऊपर भी अंडर ओथ तो जज होता है, वकील तो नहीं होता। जज को अपने उस ओथ की पासदारी करना ज्यादा जरूरी है उसके लिए। बट आपके लिए बहुत आसान था कि आप पार्टी इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट अदालत को दिखा देते, बार बार डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, डॉक्यूमेंट दिखा देते तो बहुत आसान हो जाता आपके लिए। नहीं सर, अब ये नहीं बात थी। देखे ना, इंटर पार्टी इलेक्शन में क्या मांग रहे थे कि जी वो इनको जो है वो अकबर बाबर को आपने अगर निकाल दिया था, उसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं। तो भाई अगर ये फर्ज किया, इसको मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जी उसको वो स्टिल इज अ मेंबर और उसको राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन उसे वो डिनाई किया गया। इसी तरह कुछ और 13-14 मेंबर आ गए जो उन्होंने कहा कि हमें भी इतला नहीं दी गई। तो क्या 13-14 मेंबर्स के राइट को जो डिनाई किया गया उसको मद्देनजर रखते हुए आप 13-14 करोड़ लोगों के राइट को, एक पूरी कौम के राइट को डिनाई कर देंगे? मतलब ऐसा देखिए, मेजर ये था कि आप कहते हैं ये बात अपनी जगह पर है कि चंद हफ्तों पहले पीटीआई से बल्ला लिया गया है, बट ये बात भी दुरुस्त है कि पीटीआई के अपने हां डिस्क्रिपेंसीज मौजूद थी, लीगल प्रॉब्लम्स, इश्यूज पीटीआई के अपने पार्ट पर मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी को पार्टी से बेदखल किया, आप उसको ओन नहीं करते तो आप डिसोन भी तो नहीं कर रहे, आप शो कॉज नोटिस भी इशू नहीं कर रहे, आप उसको डिसोन भी नहीं कर रहे, पार्टी से बेदखल भी नहीं कर रहे, तो वो तो ऑब्वियसली क्लेम करेगा ना। ये मान लिया, मैं आपको एक बात कह रहा हूं ना कि अगर उन्हीं की बात को मान लिया जाए तो उसका तो ये था ना कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। तो एक शख्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, उसका क्या आप ये
सजा देंगे कि पूरी पार्टी को ही इलेक्शन से आप फारिग कर देंगे, और उसके पीछे जो उसके साथ लाखों करोड़ों वोट अटैच है, क्या उसको भी डिनाई कर देंगे उनके फंडामेंटल राइट्स को, जो आर्टिकल 17 के तहत उनका राइट बनता है सबका। ये एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर गौर नहीं किया गया और या डेलिबरेटली इग्नोर किया गया है, और इसी वजह से ये नुकसान जो है, ये बहुत बड़ा नुकसान आएगा स्टेट लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर। जिसका नुकसान आएगा वो फिर कौन भुगतेगी, और फिर हम कहेंगे जी मुल्क में बड़ी इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे तो जी स्टेबल हुकूमत नहीं आई है। फिलहाल तो दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग गवर्नमेंट नहीं आएगी। इंतखाबात सर पे हैं, पीटीआई के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग हो गया है। व्हाट इज योर प्लान बी नाउ? आप अपने वोटर्स को कैसे बताएंगे कि ये कैंडिडेट पीटीआई बैक कैंडिडेट है, या हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी? नहीं देखिए ना, हम तो अभी भी हमने तो कहा है आपको, बेसिक पॉलिसी जो आपके सामने आ गई है कि पीटीआई किसी भी शक्ल के अंदर इस तमाम क्राइसिस के बावजूद वो हम बाइकआउट नहीं करेंगे। हम इसमें एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो एक आध दिन में आपके सामने आ जाएगी, जो एक आफ्टर डेलिब्रेशन के वो क्या उनका स्ट्रेटजी होगी इस सूरत हाल में। लेकिन डिप्राइव तो किया गया। देखिए ना, वो जो स्पेशल सीट्स थी, वुमेन की नॉमिनेटेड सीट्स थी, उन सबसे जो है वो तो डिप्राइव हो गए, क्योंकि इलेक्शन सिंबल उनके पास नहीं था। तो वो सारे जो उनको सीट्स मिलनी चाहिए थी नॉमिनेटेड, वो सब उनसे फारिग हो गए। देखिए अब आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, मतलब ऐसा, लेकिन पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया है। अब ये कहा जाना कि पीटीआई प्रैक्टिकली पीटीआई खत्म हो गई है, क्या ये दुरुस्त होगा? इंतखाबी निशान लिया गया है, लोग तो कंटेस्ट कर सकते हैं, ये कहना कि पीटीआई खत्म हो गई है, ये दुरुस्त खबर है? नहीं, ये तो नहीं है। देखिए, पीटीआई तो खत्म नहीं हुई, ना खत्म हो सकती है, क्योंकि वो पार्टी जो है द मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और ये आपको और हर एक को मालूम है, जितने यहाँ पे सर्वे हुए हैं उसका रिपोर्ट सामने है कि वो आवाम के दिलों में जितनी पीटीआई समाई हुई है, वो वोटर जो जिस तरह अटैच है उसके साथ, पार्टी नहीं ख़त्म हो सकती। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब वो वोटर को आप उसको उस हक से महरूम कर देंगे, तो फिर उसके बाद आप ये अगर कहें कि पीसफुल, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में बड़े स्मूथ सेलिंग होगी, उसके बाद तो नहीं होगी। क्या आप देखिए ना, आप तो एक जायज जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दानिस्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, और इसका बड़े नुकसानात होंगे उसके। ये तो कहते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड बट नॉट द जज। अदालत को तो देखना है सब्सटेंशियल जस्टिस करते वक्त। आर्टिकल 187 जो है आइन के अंदर मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर जाए तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए जा सकती है। वही इन तमाम जो छोटी छोटी जो माइनर टेक्निकलिटीज हैं, इनको इग्नोर भी कर सकती है और इनका हल भी निकाल सकती है। तो हमेशा ऐसा होता भी है। आप व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? हाँ जी, इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें पीटीआई के लोग इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ेंगे, रिजर्व सीट्स आपके पास नहीं होंगे, अक़लियतों की नशिस्तें नहीं होंगी, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आएंगे, वहां पर भी इंडिपेंडेंट लोग कंटेस्ट करेंगे, पीटीआई नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली आप क्या देख रहे हैं कि ये नताइज कितने देर पाऊंगे? मेरा ख्याल है कि मैं तो बड़ी डिस्टर्बेंस फोर्सी कर रहा हूं कि बहुत डिस्टर्बेंस होगी, कि एक बहुत क्लास ऑफ पीपल जो है, जब उनको डिनाई कर दिया जाएगा तो आप उनके जब जायज रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर वो खुद ब खुद एजिटेटेड माइंड जो है वो एक अपने आप को रीअसर्ट करने की कोशिश करेगा, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और वो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। नहीं, बट आज पाकिस्तान पाकिस्तान में पहले है, मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया ओकाड़ा के अंदर, उसमें तो बड़ा ह्यूज क्राउड एक दफा फिर पुल किया है मरियम नवाज साहिबा ने। तो जाहिर है आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर, पीटीआई की अपनी फॉलोइंग अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग अभी ऑन ग्राउंड हैं, पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, दे आर पुलिंग क्राउड। तो ये भी तो एक हकीकत है अहमद अवैस साहब। कर रही है, लेकिन हमें तो देखे ना, हमें तो कॉरम मीटिंग भी प्रॉपर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनके साथ जो हाल होता है, आप कभी उनको गौर तो कीजिए। वहां फौरन पुलिस पहुंच जाती है। इनका तो ये इस वक्त जो मेरा फ्राइडे इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया था कि आप ये फौरन इलेक्शन करवाएं, ये चाह रहे थे कि जब इलेक्शन के लिए ये इनकी गैदरिंग होगी
तो जो अकबर बाबर साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के और पुलिस साथ लेके वहां पहुंच जाएंगे और हंगामा क्रिएट करेंगे वहां पे, और वहां लड़ाई झगड़ा होगा। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है अवैध साहब, और क्या ये मकाफाती अमल है? 2018 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट हो रहा था, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है? नहीं, पहली बात तो यह कि तहरीक इंसाफ ने ये बातें तो ये कोई आप ये कह लीजिए कि वो बिल्कुल जो है क्लीन तरीके से नहीं चले हों, ये मान ली बात कहीं पर, लेकिन ये कहना कि इस अंदाज में तो कहीं नहीं पीटीआई ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया और फर्ज किया कहीं पे पूरी की पूरी रियासती मशीनरी पीटीआई के साथ खड़ी हुई थी या गलत ये एक अगर गलत स्टेप लिया सॉइल किया डिस्क्वालिफाइड थे बिहाइंड द बार्स थी, उनकी साहबजादी बिहाइंड द बार्स थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, आज पीटीआई शिकवा कर रही है, तो उस वक्त जो आपने किया था वो भी तो जस्टिफाइड नहीं था और आज वही आपको भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये है, आप इंसाफ का तकाजा तो ये है कि अगर किसी ने जुल्म भी किया है तो उसके साथ भी आपने जुल्म नहीं करना, आपने इंसाफ करना है। जुडिशियल सिस्टम तो इस काम के लिए बना हुआ है। जज जब ओथ लेता है तो वो कहता है कि आई विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आई विल नॉट लेट। आपकी गुफ्तगू से मतलब ऐसा इस वक्त ये लग रहा है मुझे कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कैंपेन एंटी जुडिशरी कैंपेन हो गई है। हाँ जी, सॉरी, लग ये रहा है कि इस वक्त आपकी सारी कैंपेन एंटी जुडिशरी कैंपेन है, यानी आपकी तनकीद का हदफ सबका अदालत की तरफ है या जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ है? नहीं जी, हमारा अदालत की तरफ ही, हमारी तो सब तरफ है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हमारे साथ कर रही है? आप कभी किसी दुनिया के में कि एक नॉमिनेटेड केयर टेकर सेटअप जो है वो ऐसा काम करता जो यहां पे हो रहा है? उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, औरतों की तस्लील करते हैं, घरों में घुस जाते हैं। हमारे ज़राए तो बता रहे हैं कि जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, ऑब्वियसली पीटीआई उसका खमियाजा तो भुगत रही है और 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल्स भी मुकम्मल हो गए हैं, अब तो मामला कन्विक्शन तक आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि रियासत उन मुल्जिमान को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी जिन्होंने 9 मई किया है, तो इसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ है? सर, रियासत ने देखिए ना, रियासत में यहाँ तो आप हर चीज़ को उठा के देख लें, आपका वक्त खत्म हो जाता है। मैं तो इतनी डिटेल बताऊँ आपको, 9 मई का ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके ऊपर ये सारा काम किया गया। इसी वजह से जुडिशियल इंक्वायरी शोर मचाने के बावजूद हर मीडिया ने, पीटीआई ने, सब ने शोर किया अब इसके जुडिशियल इंक्वायरी करा दें, वो नहीं कराई। Who was the mastermind? जो वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद है, उसमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं। नहीं, सब्सटेंशियल इसलिए कह रहे हैं इंक्वायरी की जरूरत वहीं पड़ती है ना, अगर थी तो करवाते। हम यही तो कहते थे कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं कि वहां पे हुआ क्या, ये वाकया कैसे हुआ, ये प्लान जो था। हम कहते हैं ये प्लान है, अगर अब ये कहते हैं कि ये नहीं है, इंक्वायरी से साबित हो जाता है कि हम झूठे हैं। वीडियो डॉक्यूमेंट नहीं करवाई इन्होंने, नंबर ऑफ वीडियोस मौजूद है। नहीं साहब, डॉक्यूमेंट्री छोड़ दीजिए, आप ये देखिए, आप देखिए क्या ये डॉक्यूमेंट से साबित करेंगे आपके 9 मई को पंजाब पुलिस कहां थी? और अगर पंजाब पुलिस कहीं नजर नहीं आई तो आईजी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर कमांडर को तो आपने फौरन डिसमिस कर दिया, फारिग कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन आईजी पुलिस ने जो पूरे पंजाब में से पुलिस को रोक रखा कि ना कहीं पे कंटेनर लगा के रास्ता रोका गया, 9 मई को जो कुछ हुआ रास्ता रोका गया। ये तो आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, बशमूल आपके बानी चेयरमैन, उन्होंने भी कंडेम किया और एक्सेप्ट किया है। आप कंडेम नहीं करते इसको और एक्सेप्ट नहीं करते कि वो लोग खास तौर पे ये हमने तो आप ये मुतालबा नहीं करते जो लोग इसके अंदर मुलव्विस थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए? हम तो कह रहे हैं, हमने तो कहा है कि जो लोग इंक्वायरी में साबित हो जाएं कि ये लोग पीटीआई के थे और मुलव्विस हैं, बिल्कुल सजा दें उन्हें। सर, जियो फेंसिंग हुई है, फोरेंसिक हुआ है, उनको डिफेंड नहीं करते। मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ है, ट्रायल तकरीबन सवाल ये है कि देखिए, अगर सजा की बात करते हैं कि ये कोई वो होली कौ वाली बात नहीं है। अगर आर्मी के इंस्टॉलेशन पे कहा जाता है कि ऐसे हमला हुआ, तो उससे बहुत बड़ी बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला था 97 में जो हुआ था। सर, वो एक अदालत था जिसके ऊपर स्टेट फंक्शन नहीं कर सकते जिसके बगैर आप अस्करी तंजीमात के ऊपर हमला करें और उसको जस्टिफाई करें। क्या खेल खेला जा रहा है? अहमद अवैस साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। नहीं, हम तो कहते ही नहीं है। हाँ, आप क्या कहते हैं?
देखिए ना, हम ये नहीं आप कहते उसको हैं कि आप justify करते हैं उनको कि छोड़ अस्करी दें, तंसीबात पे उनको हमला हो, ये protect करें, justified उनका है? आंखें बंद कर लें। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना, जी, हम तो बिल्कुल कहते ही ठीक। नहीं है सर, हम तो कहते हैं जिन्होंने किया है फिगर आउट करें कि वाकई बिल्कुल वो लोग हैं, सजा जिन्होंने दें किया उन्हें। है वो मकरू किरदार हैं, मकरू चेहरे हैं, और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, और रियासत भी इस पर जो है अपना काम कर रही है। तरह तरह के इल्जामात, एहतसाब के नारे, रंग बरंगे मुतालबात और फरमाइशों के बाद मुस्लिम लीग नून ने आज पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्टोरल कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त घर से निकली है जब मैदान बिल्कुल खाली है और उनकी मुखालिफ जमात तितर बितर हो चुकी है, उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जा चुका है और इस पार्टी के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हो चुके हैं। अदलिया में उनकी मुखालिफ जमात के मुबैना हमनवा जजेस या तो रिटायर हो गए या फिर एक एक करके इस्तीफ़ा देकर पतली गली से निकल चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया भी मैसर नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ नाहल होकर इलेक्शन से ही बाहर है और तवील जेल उनका मुकद्दर बन चुकी है। ये तमाम सहूलतें मैसर होने के बाद खुद को मुल्क की मसीहा साबित करने वाली जमात अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है। ये वो मुतालबात थे जिनकी मंजूरी तक मुस्लिम लीग नून कभी इशारों किनारे और कभी बबांगे दोहल पहले एहतसाब और फिर इंतखाब का दावा करती रही, और मरियम नवाज साहिबा मुतवातर ये कहती रही कि पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, फिर इंतखाबात होंगे। क्या मुतालबा उनकी जानिब से किया जाता था, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी, फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इंतखाब होगा। फैसलाबाद वालों, इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, इंतखाब होगा, लेकिन पहले एहतसाब होगा। शायद यही वजह है कि आज मरियम नवाज साहिबा ने ओकाड़ा में नहायत फातेहाना अंदाज में खिताब किया है और इस फातेहाना तकरीर के अंदर उन्होंने बानी पीटीआई को खासी तनकीद का निशाना बनाया। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता हैं। खुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है, और किस तरह ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक फिर जो कैंपेन है वो राजा रियाज साहब उनके साहबजादे की करेंगे? मैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी जमात है, और इंशाल्लाह PMLN जो है वो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी वफाकी हुकूमत भी बनाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई राना साहब? देखिए, हमारी तो ये कतन कोई ख्वाहिश नहीं थी कि किसी भी जमात का जो है वो निशान उससे छीना जाए, लेकिन अगर उस जमात की अपनी वीकनेसेस थी और उनके अपने अमाल ऐसे थे कि उनको इलेक्शन कराने का एक और मौका दिया गया, क्योंकि पहले इलेक्शन में बेज़ाब्तियां थी और वो किसी किस्म की एविडेंस या किसी किस्म से के डॉक्यूमेंट से भी नहीं साबित कर सके कि वो इलेक्शन जो है वो एक असल इलेक्शन था और एक जाली इलेक्शन नहीं था, तो मैं समझता हूँ फिर वो अपने इस खुद जिम्मेदार हैं इस नतीजे। चलिए, उस जमात ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली और कहा है कि हम 25 करोड़ आवाम में जाएंगे और वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है राना साहब? मेरा सवाल यह है। देखिए, PMLN तो जो है वो बिल्कुल एक इलेक्शन का जो माहौल है हमारे लिए, हम समझते हैं कि सब जमातों को की तरह हमें भी मौका मिला है कि हम अपनी जो है वो कैंपेन भरपूर तरीके से करें और कोई रुकावट नहीं है। और ये प्लेइंग फील्ड जो लेवल है ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? ये देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं है कि हमने अगर हमें मौका मिले कि हम अपना इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और वो एक जाली इलेक्शन हो और उसका कोई नतीजा ना हो, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब भी नहीं है कि आप 9 मई के वाकयात करें और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। तो डेफिनेटली जो आपके अमाल होते हैं उसके फिर नतायज आपको भुगतने पड़ते हैं,
तो ये अगर पीटीआई की तरफ आपका अगर कोई नहीं, आई मीन बीइंग डेमोक्रेट, आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है कि वीक्स अगो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लें, जब इंतखाबात में चंद हफ्ते बाकी रह गए हों, तो किसी जमात से उसका जो इलेक्टोरल सिंबल है वापस ले लिया जाए? नहीं, अगर आप इसको एक वैसे आप देखें कि एक जमात को इलेक्शन जो है अपने सिंबल से लड़ने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा जरूर लगता है कि जी ये पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जब आप उसको गहराई से देखते हैं और आप देखते हैं कि वो जमात जो है आज की नहीं, चंद सालों से, बल्कि शुरुआत से ही जो है वो मुल्क में नफरत की आग लगाई बैठी है, वो पोलराइज कर रही है माहौल को, वो झूठे प्रोपेगेंडा करा रही है, वो फौजी तंसीबात पे हमला हो रही है। दैट्स अ सेपरेट रीजन ना सर। देखिए, ये जो बनने का इंतखाबी निशान लिया गया है वो इस वजह से तो नहीं लिया कि इन्होंने 9 मई किया है। ये इंतखाबी निशान उन रीजन से तो नहीं लिया जो रीजंस आप अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो इसलिए लिया है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपने कायदे के मुताबिक नहीं कराए। और अगर यही जस्टिफिकेशन है तो फिर एएनपी से इंतखाबी निशान वापस क्यों नहीं लिया गया था? ये देखिए, मेरे ख्याल से उसकी वजह यह है कि पीटीआई को मौका दिया गया। उनका पहले इलेक्शन में मसाइल थे, तो उनको एक मौका दिया गया कि आप इन मसाइल को दूर कर लें। जब उन्होंने उस मौके को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया और एक फार्स इलेक्शन जो है वो कराया, तो फिर उनको जो है वो उस पर सजा दी गई। पहली दफा नहीं दी गई। आप ये समझते हैं कि जस्टिफाइड है, जो हुआ वो जस्टिफाइड हुआ। अब मुझे बताइए सर, आपका मुतालबा था कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो आज तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए? देखें, ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर, देखें हमारा ये मौकफ था कि अगर किसी ने कोई भी कानून तोड़ा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई इनोसेंट है उसको बिला वजह रगड़ा नहीं उसका निकालना चाहिए। जिस तरह पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन उनको इकामा पे निकाल दिया गया और उनको जाली केसेस में फंसा के जेल में सजाएं सुना दी गई और अब उनको सियासत से दूर कर दिया गया। इट वाज नॉट जस्टिफाइड। अगर जो आज हो रहा है ये जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, जो आज हो रहा है वो मैं समझता हूं कि 9 मई का उससे बड़ा गहरा तल्लक है। जो आज हो रहा है, देखें कैपिटल हिल की मैं आपको मिसाल देता हूं। इंतखाबी निशान पीटीआई से इसलिए लिया है कि उन्होंने 9 मई किया। नहीं, देखें जेरे अताब वो जमात इसलिए है, निशान की वजह तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। एक डॉक्यूमेंट नहीं वो प्रेजेंट कर सके ये साबित करने के लिए कि इलेक्शन जो था वो रियल था, असल में हुआ, और वो एक सिलेक्शन नहीं थी और एक झूठ नहीं था। फिर मेरा ख्याल है कि ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि किसका इंटर पार्टी इलेक्शंस जो है वो कायदे के मुताबिक होता है। ये तो कर ले। देखें, उनको तो मौका दिया गया, उनको कोई पुराने इलेक्शन के ऊपर रद्द नहीं किया गया। उनको पता था ईसीपी ने उनको उनके पिछले इलेक्शन के अंदर बेजाब्तियों की वजह से। राणा साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि तराजू के दोनों, आपने कहा था इलेक्शंस तब होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। बार बार मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इंतखाबात तब होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। मैं कहूंगा कि जी ना हमारी ये कोई डिमांड थी या ख्वाहिश थी कि किसी का निशान छीना मरियम नवाज साहिबा ने बारहा कहा कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा होने चाहिए। उनका मकसद भी मैंने आपको बता दिया कि पनामा में नाम हो और इकामा पे निकाल दिया जाए और 9 मई का वाकया हो और किसी को सजा ना मिले, तो डेफिनेटली। लेकिन मैं समझता हूं कि पीएमएलएन। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस की चकाचौंध में सियासी रहनुमा बहुत से खुशनुमा दावे और वादे तो आवाम से कर रहे हैं, लेकिन हकीकी रिलीफ वही है जो आज की तारीख में आवाम को मिल जाए और वो इससे मुस्तफीद हों। उन्हें खुशनुमा सियासी वादों के बीच आज पाकिस्तान की आवाम को 5 से 10 रुपए फी लीटर हकीकी रिलीफ मिलने की तवक्को की जा रही है। और ये रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में मिल सकता है, क्योंकि आलमी सतह पर कीमतों में कमी, शरह मुबादला में इजाफे कम होने के सबब 15 जनवरी से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल तकरीबन 9 से 10 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत बिलतरतीब फी लीटर 267 रुपए 34 पैसे और 276 रुपए 61 पैसे। और ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान आलमी मार्केट में तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ हुई है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की खरीदारी पर प्रीमियम भी कम हुआ है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत 84.5 डॉलर फ़ी बैरल से कम होकर $83 फ़ी बैरल पर आ गई है, जबकि डीजल की कीमत $97 फ़ी बैरल से कम होकर $95.85 फ़ी बैरल हो गई है। दूसरी जानिब डॉलर भी 280.40 रुपए तक आ गया है, जो कि
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तकरीबन 283 रुपए पर था और लिहाजा पेट्रोल कम अज कम 9 रुपए फी लीटर और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में भी तकरीबन 2 रुपए फी लीटर कमी की तवक्को है। हुकूमत ने IMF के साथ माली साल 2024 पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए जमा करने का बजट टारगेट मुकर्रर किया था, लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि जून के आखिर तक ये टारगेट 950 अरब रुपए से ज़ायद तक बढ़ाया जाएगा। इसी वजह से एक इम्कान भी मौजूद है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए इजाफा भी कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और उस खत में कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनके इंतखाबी निशानात वापस लिए जाएं, क्योंकि ये पार्टियां कहाँ जो है जमहूरियत की रूह के मुताबिक इंतखाबात कराती हैं। अब देखते हैं कि आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। हाफिज नईमुर रहमान का ताल्लुक जमात इस्लामी से है और तासुर यही है कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है मुल्क में कि जहाँ इंतखाबात वाकई जमहूरियत की और आइन की ऐन रूह के मुताबिक होते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ कहीं ना कहीं सुकम ज़रूर मौजूद है और इस हवाले से कभी ना कभी, आज नहीं, एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं तो मुस्तकबिल कहीं इन पार्टीज़ की छान फटक भी होगी, और अगर नहीं तो फिर मुतालबा यही है कि होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।